औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। LHB पार्ट 1 चैप्टर नंबर 13 ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेशंस। आर्टिकल इज़ पेरिनियल टीयर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पेरिनियल टीयर्स क्या होता है। इट इज़ इन केस वेयर, वैसे मैं आपको बता दूँ जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि पेरिनियम क्या होता है। वजाइना और रेक्टम के दरमियान वाला जो एरिया होता है पेरिनियम एरिया होता है जहाँ पर हम कट लगाते हैं। अगर हम एपी छोटा ऑपरेशन नहीं करते हैं तो पेशेंट को क्या खुद से कट आ जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, तो इरेगुलर से टीयर्स आ जाते हैं, तो वो सारे कट लग जाते हैं, पेरिनियल टीयर्स कहलाते हैं। इन केस वेयर एपी इज़ नॉट गिवन और नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी द पेरिनियम मे बी इंजर्ड, सच इंजरी इज कॉल्ड पेरिनियल टीयर्स। कह रहे हैं कि अगर एपी आप नहीं दे रहे हो, एपी नहीं दी है, इफ़ एपी इज़ नॉट गिवन नॉट कंसिडर्ड ऐसे, अगर एपी वहाँ पर ज़रूरी नहीं समझी जाती है और तो फिर क्या होता है पेरिनियम एरिया जो है वो इंजर्ड हो जाता है, तो सच इंजरी इज़ कॉल्ड पेरिनियल टीयर्स। ठीक है, तो इस तरह की इंजरी क्या कहलाती है पेरिनियल टीयर। इफ़ द स्किन ऑफ पेरिनियम इज द म्यूकोसा इट टॉर्न इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री टीयर। अगर पेरिनियम एरिया की जस्ट स्किन और म्यूकोसा टोन हुआ है, थोड़ा सा कट आया है, तो फर्स्ट डिग्री टीयर है। ए टीयर विच आल्सो इंक्लूड पेरिनियल मसल इज कॉल्ड सेकंड डिग्री। अगर मसल भी साथ इंक्लूड हो गए हैं, म्यूकोसा और स्किन तो हुआ ही है, टोन फट ही गया है तकरीबन, और लेकिन अगर सेकंड डिग्री में पेरिनियल मसल्स भी शामिल हो गए हैं तो वो फिर सेकंड डिग्री टीयर होगा। इसके अलावा थर्ड डिग्री वो होता है जिसमें एनल स्फिंक्टर्स, मतलब जो एनस होता है, जो हमारा मोशन वाली जगह होती है, वहाँ तक तकरीबन कट आ जाता है तो वो थर्ड डिग्री टीयर कहलाता है। और अगर ये एनल स्फिंक्टर जो है, एनल म्यूकोसा जो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब वो जगह ही एक हो जाती है, वजाइनल और जो एनस की जगह है वहाँ तक कट आ जाता है, तो वो थर्ड डिग्री टीयर फोर्थ डिग्री या कंप्लीट पेरिनियल टीयर कहलाता है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंक्लूडेड ऑन थर्ड डिग्री जनरली। ठीक है, थर्ड डिग्री में भी तकरीबन ये एनल हो जाता है, लेकिन एक्सटेंड हो जाना, एनस का तकरीबन सारा ही फट जाना, वो जो है वो थर्ड डिग्री कहलाता है। There can also occur at other side, for example, paraurethral near the urethra. It can lead into considerable bleeding because there is blood supply. तो ये किसी और साइड पर भी टीयर आ सकते हैं, जैसे कि पैरायूरेथ्रल नियर द यूरेथ्रा, में यूरेथ्रा के करीब भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लड सप्लाई होती है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। टीयर्स टू क्लाइटोरिस आल्सो ब्लीड प्रोफ्यूजली, क्लाइटोरिस पे, ठीक है, अब वहाँ भी टीयर आ जाते हैं, बच्चा हेल्थी होने की वजह से या कोई भी इंडिकेशन या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे होते हैं तो टीयर्स आ जाते हैं। अब क्लाइटोरिस जो है वो टीयर हो सकता है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। रिपेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री टीयर्स, अब इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड डिग्री टीयर्स को रिपेयर करने का तरीका, क्लीन विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये तो आपने हर जो है प्रोसीजर में लाइन लिखनी है कि आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, और जो एरिया है वो क्लीन विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इनफिल्ट्रेट विद लोकल एनेस्थीसिया, फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन एंड वेट फॉर इट टू वर्क। तो आपने लोकल एनेस्थीसिया जैसे कि लिग्नोकेन इंजेक्शन फिल कर लेना है और इंतज़ार करना है कि वो असर कर जाए। मेक श्योर डैट यू इंक्लूड द वेरी एंड ऑफ द टीयर द एपिक्स एज एरिया ओपन ब्लीड्स द मोस्ट। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने वहाँ से जो स्टिच लगाना शुरू करना है, आपने एपिक्स मतलब कि उसका एज सर्च करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग कहाँ से होती है, मोस्टली फ्रॉम द एरिया जो है एज से, एपिक्स से ब्लीड हो रहा होता है, जहाँ पर एंडिंग हो रही होती है टीयर की। स्टार्ट टू सूचर्स अब वाजाइनल म्यूकोसा 1 सेंटीमीटर अबव द एपिक्स यूजिंग कॉन्टिन्यूस 2 to 0 सूचर। अब आपने 2 0 सूचर्स कैट लेना है या वाइकर लेना है। आपने उसको जो एपिक्स आपने सर्च कर लिया, तराश कर लिया, उसका एज वहाँ पर आपने वहाँ से भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर अबव आपने स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देनी है, स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देनी है। क्लोज द पेरिनियल मसल यूजिंग 2 0 इंटरप्टेड सूचर्स एंड फाइनली क्लोज द स्किन विद इंटरप्टेड और सबक्यूटेनियसली सूचर्स। अब 2 0 आपने कैटगट के साथ जो है वो इंटरप्टेड सूचर लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, इंटरप्टेड सूचर भी मैंने आपको बताया कैसे लगाए जाते हैं, कि एक तरह से जो है जब हम नीडल को पास करते हैं फिर उसको दोबारा वापस ले जाकर इंटरलॉक करते हैं, तो इंटरप्टेड सूचर होता है जो कि सही पक्का काम हो जाता है, जो कि ओपन होने का बहुत कम खतरा होता है। तो इसको हम फिर उसके बाद हमने स्किन को क्लोज़ करना है, ये मसल स्किन का होने के बाद फिर उसको हमने इंटरप्टेड स्किन को हमने सूचरिंग करना स्टार्ट कर देनी है। अब कह रहे हैं कि थर्ड डिग्री जो है वो और फोर्थ डिग्री कैसे हम टीयर्स रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ अ टीयर इन द एनल स्फिंक्टर is not repaired properly, the woman can lose control over her bowel function leading to the unilateral, जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से नज़र आ रहा है, छोटा लिखा हुआ है, यूनियो
यूनिलेटरल लिखा हुआ है, पता नहीं क्या, हाँ लीडिंग टू द यूनिलेटरल पैसेज ऑफ स्टूल और गैस फिशल इनकॉन्टिनेंसी। फिशल इनकॉन्टिनेंसी मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो है ना वो स्टूल जो होता है वो उस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता, वो पास होता रहता है। इट इफ़ अ टीयर इन द कह रहे हैं अगर उसको आप प्रॉपरली उसको वो टीयर को स्टिच नहीं करते हैं या फिर क्या अगर वैसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो बावल फंक्शन जो है वो लीडिंग टू यूनिलेटरल पैसेज ऑफ स्टूल, मतलब एक यूनिलेटरल पैसेज हो जाता है स्टूल का भी और दूसरा गैसेज का भी, ठीक है। बावल फंक्शन जो है उसका पुअर हो जाएगा, उस पर अपना कंट्रोल नहीं रहेगा। इफ़ अ टीयर इन द रेक्टल मिकोजा इज़ नॉट रिपेयर शी गेट ए रेक्टो वजाइनल फिस्टोला, ए होल बिटवीन द रेक्टम एंड द वजाइना लीडिंग टू स्टूल लीकिंग फ्रॉम द वजाइना इन्फेक्शन। कह रहे हैं अगर आपने इस टीयर को रेक्टम और म्यूकोजा को अच्छे से आपने रिपेयर नहीं किया है, स्टिच नहीं किया है, तो क्या होगा वो एक ही जगह हो जाएगी और वहाँ से स्टूल आ रहा होगा, वहाँ से यूरिन आ रहा होगा, तो फिर जो है ना स्टूल लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ क्रूशल दैट अपॉर्चुनिटी ट्रेन प्रोफेशनल रिपेयर दिस टीयर एंड हैव ए वेरी गुड व्यू ऑफ ऑल एज ऑफ टीयर। तो ये बहुत ही कह रहे हैं क्रूशल टाइम होता है, मुश्किल होता है, तो बेहतर है ये जो है ट्रेन जो प्रोफेशनल होते हैं उन वो लोग ये टीयर्स को रिपेयर करें ताकि जो अच्छे से उसके एजेस जो हैं वो टीयर जो है वो अच्छे से रिपेयर हो सकें। सिडेशन रीजनल जनरल एनेस्थीसिया में बी रिक्वायर्ड, एंटीबायोटिक्स एंड लैक्सेटिव शुड बी गिवन आफ्टरवर्ड। जो जब आपने सुचरिंग कर दी, जब आपने रिपेयरिंग कर दी तो उसके बाद एंटीबायोटिक्स या एनेस्थीसिया या पेन किलर्स जो भी डॉक्टर्स ने एडवाइस की आप उसको वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली दें। एनी क्वेश्चन बहुत छोटा लिखा हुआ था, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।